दोस्तों, अगर बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के लियोनार्डो दा विंची दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बहुगुणी बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और अगर गैंग्रेन जैसे इन्फेक्शन के चलते अपना पैर खोने के बावजूद सुधा चंद्रन भरतनाट्यम डांसर बन सकती है तो दोस्तों, सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने जीवन में निर्णय लेने से नहीं डरता। इसी सोच के साथ वेलकम टू द अनुपम खेर शो। कुछ भी हो सकता है। हम सबकी मंजिल एक होती है, बस उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते अलग होते हैं। कहीं होती है कच्ची मिट्टी की फिसलती पगडंडी, तो कहीं डामर की चमचमाती पक्की सड़क। राही चाहे जो भी रास्ता चुने, बाधाएं सबकी एक समान होती है। मेरा मानना है कि जिस इंसान ने बाधाओं का स्वाद चखा होता है, उसके लिए कामयाबी की परिभाषा ही बदल जाती है। आज के मेरे पहले मित्र की शुरुआत उसी कच्ची मिट्टी की पगडंडी से हुई थी। शायद इसीलिए उनकी आभा से मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे तीव्र एक्टर्स में से एक, प्लीज वेलकम एन अर्दी टैलेंट मनोज बाजपेयी। यार, आप अपने आप को बहुत फिट रखते हो यार। कभी कभी तकलीफ होती है इस बात से। खाना कम खाना पड़ता है। हाँ, मगर आप खाने को तो शौकीन है ना? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। If I have to say it straight away, आप किसान के बेटे? जी जी, मेरे पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, 6 भाई बहन, माता गृहिणी, तो इस तरह का परिवार रहा है। और खेती बाड़ी करते थे? हमारे पिता जो थे वो करीब 15 बीघे जमीन जोतते थे। और जब जब हम छुट्टियों में जाते थे, अपने स्कूल से बोर्डिंग में थे हम लोग, तो हमें भी ट्रैक्टर की चाबी दी जाती थी कि आप जाइए फला खेत जोत के आइए। अच्छा। तो हमारी जिम्मेदारी होती थी कि हम अपने पिताजी के काम में हाथ बटाएं। तो हमारे सारे भाई ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, हम खेत जोतना जानते हैं। मैं सबसे कमज़ोर था क्योंकि मेरा मन लगता नहीं था वहाँ पे। एक कमाल की बात है ना कि आपके फादर हु वाज ए फार्मर हिमसेल्फ, लेकिन उसने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा था। वो एक जुनून था उनके अंदर में, अजीब सा जुनून था कि चाहे कुछ भी करो, ग्रेजुएशन के बाद करो। क्या वो खुद ग्रेजुएट थे? जी, वो खुद ग्रेजुएट थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी के कारण मेडिकल कॉलेज में उस दौरान में 5 लाख रुपए चाहिए थे। अच्छा। तो मेरे ग्रैंडफादर के पास था नहीं, तो उसका मलाल उनको आज तक है। अब तो 75-76 हो गए। और वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और उनको पता नहीं था कि मेरे अंदर में कुछ और चल रहा है। तो ये एक्टर का भूत कहाँ से आया? मेरे ख्याल से मैं पैदा ही हुआ था एक्टर बनने के लिए। ये कोई भूत बाहर से आया नहीं। जब होश संभाला तब से मुझे याद है कि मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता था। मेरे माता पिता फिल्में देखने के बड़े शौकीन थे। जय संतोषी माँ मैंने 5-6 बार देखी है। अच्छा। एक जो मुझे विजिबली जो याद है कि मेरे जो क्लास टीचर थे, उन्होंने कहा कि एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट होने वाला है सारे क्लासेस का, तो आप में से कौन हिस्सा लेगा? तो सब चुप बैठे हुए थे। तो अचानक उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा कि तुमको ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत शांत रहते हो अच्छा। तुम बोलते नहीं हो। तुम एक काम करो, ये हरिवंश राय जी की जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई, उसको आप याद कीजिए और हर दिन आप आकर के क्लास के लिए परफॉर्म करेंगे जब तक कॉन्टेस्ट आता नहीं है। जब मैं 7वीं में गया तब मुझे बड़े स्कूल में भेजा गया। पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं अच्छा था। अच्छा। मुझे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम होती थी। अपने फादर को कहता भी था, वो कहते थे नहीं डॉक्टर बनना है। वो डॉक्टर ही क्यों बनाना चाहते थे आप? क्योंकि उनका ख्वाब अधूरा रह गया था। वो खुद बनना चाहते थे। जी। हमारे समाज में, आप उसी समाज से आते हैं जहाँ पर ये होता है कि बड़े बच्चे के ऊपर बचपन से एक जिम्मेदारी दी जाती है, बोल बोल करके, कि जब ये बड़ा होगा तो देखेगा, जब ये बड़ा होगा तो देखेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर में समाज की तरफ से ये था कि मुझे अच्छा करना है जीवन में, ताकि मैं इन सब लोगों को संभाल सकूं। अपनी गरीबी का एहसास होता था? बहुत ज्यादा। लेकिन मैं खर्चीला भी था। खर्चीले भी थे? खर्चीला भी था। कोल्ड ड्रिंक पीना ज्यादा शौक था मेरा। लेकिन दूर से देख सकता था, पी नहीं सकता था, क्योंकि हमारी उस तरह की, हमारे पॉकेट में पैसे नहीं होते थे। लेकिन 100 रुपये कभी बाबूजी से ज्यादा मिल जाते थे तो सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे भागता था। और दो कम से कम 2 कोल्ड ड्रिंक जरूर पीता था मैं। जब तक गैस पूरा निकलने नहीं लगे तब तक मैं पीता रहता था। और वहां पर कबाब मिलते थे बहुत अच्छे, बेतिया में।
तो जब भी आप कबाब की दुकानों से गुजरते हैं तो उसकी खुशबू आती है। अब सिर्फ देख के रह जाता था मैं। मुझे लगता था कभी 20 रुपया 25 रुपया ज्यादा आएगा तब मैं खाऊंगा। तो कबाब खाना और कोल्ड ड्रिंक पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये रईसी के निशानी थे मेरे। और मैंने सुना कि आपको लगता था यार मैं एक्टर कैसे बनूंगा, कुछ ऐसी भी फीलिंग थी? जी बहुत ज्यादा। जब मैं मेकअप कर रहा हूँ तो आप आएंगे, हाँ। तो मैं शीशे की तरफ नहीं देखता हूँ कभी भी। अच्छा। मुझे आज तक वो कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं कैसे मैं एक्टर बन गया, मगर जुनून था एक, बहुत ज्यादा था। तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला, नसीर भाई नसरुद्दीन शाह साहब, उनका एक इंटरव्यू आया था, एक रविवार करके मैगजीन आती थी। जी बिल्कुल। उसमें हाँ। तो उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र किया था। हाँ। फिर राज बब्बर साहब, मैं बहुत छोटा था, तो राज बब्बर साहब का एक इंटरव्यू था इंसाफ के तराजू के बाद। हाँ। अचानक से वो सफल हुए थे। हाँ। तो उनका इंटरव्यू था। तो मैं जब पढ़ता था अभिनेताओं की इंटरव्यूज, तो ये 2-3 अभिनेता जो थे, ओम पुरी साहब, राज बब्बर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तीनों में कॉमन था कि ये दिल्ली में है और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ आप जा सकते हैं। राइट। मैंने मन में ठान लिया था 5वीं क्लास में यहीं जाना है मुझे। तो दिल्ली जाने का मेरा प्लान तभी बन चुका था। और फिर किस एज में गया? आफ्टर 12th। तो एक गांव से होते हुए धीरे धीरे आप, वो मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था, और मेरा अच्छा। एक मारवाड़ी दोस्त था। हाँ। वो जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, तो मैंने उसको कहा मुझे भी ले चल। हाँ। उसने कहा आ जाओ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे साथ 4थी से पढ़ा था। अब उम्र ऐसी थी कि रिस्क लेने की में डर नहीं लगता था, और मैं उस चीज के लिए रिस्क ले रहा था जिस चीज को मैं बचपन से जिसका सपना देख रहा था। तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं था। वो जो टीटी जब भी वो रिजर्वेशन देखते हुए आता था तो मैं किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता था, फिर दूसरे कंपार्टमेंट में, फिर वहां आगे ट्रेन रुकी किसी स्टेशन पे, तो वहां से उतर के फिर वापस अपने डब्बे में। तो ये पूरी रात चलता रहा। वो मंजर मैं भूल नहीं सकता कभी भी। आईटीओ आपको याद होगा, या मैं बिल्कुल आईटीओ पुल आता है। हाँ। आईटीओ पुल पे गाड़ी रुकी हुई थी। हाँ। और मैं देख रहा था दिल्ली शहर को, उतनी गाड़ियां देख रहा था, और मेरे मन में ये ख्याल आया उस दौरान, और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि एक दिन मेरा पोस्टर छपेगा यहाँ पे। मतलब एक बच्चा जो शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखना चाहता, पहली बार दिल्ली जा रहा है, वो दिल्ली की सड़कों को देख के बोलता है कि एक जगह मेरा पोस्टर लगेगा। तो भैया कुछ भी हो सकता है फिर तो। कुछ भी हो सकता है। और लगे पोस्टर है। कुछ भी हो सकता है। और आप इंटरव्यू देने गए? जी, मतलब 3 साल मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली और आप स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे स्ट्रीट थिएटर ग्रुप से मैं मिला जो कि वहाँ परफॉर्म कर रहे थे कॉलेज में। हाँ। मैं सीधा जाके मैं उनसे मिला कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मतलब सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता था वो अपने ग्रेजुएशन का समय, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरे लिए फॉर्मेलिटी थी। मेरा एम था कि मैं किसी तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी तरह से पहुंच जाऊं। और नाटक देखता रहता था, नाटक करना शुरू कर दिया था, स्ट्रीट थिएटर के शोज मैं ज्यादा करता था। तो इस तरीके से और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मुझे लगा कि द वर्ल्ड केम शैटरिंग। डिड यू क्राई? बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत रोया मैं, और मेरे दोस्तों को डर लग गया जो कॉलेज में मेरे साथ थे कि कहीं ये सुसाइड न कर ले। सबने ड्यूटी बांटी थी कि इसके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा। मेरा हाथ पकड़ के सोते थे वो, कि रात को उठ करके जंप न मार दे। अच्छा। तो ये इतनी बुरी हालत थी मेरी। माय गॉड। दिन मैं मंडी हाउस जाना शुरू कर दिया। वहां पे संभव ग्रुप था, जिसमें ज्यादातर लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे। वो उसी साल शुरू कर रहे थे एक थिएटर वर्कशॉप। अच्छा। 365 डेज का। उसमें उन्होंने 2000 रुपये मांगे थे। 2000 रुपये मेरे एक दोस्त ने दिए मुझे कि तू जा, तू ये वाला कर ले, कम से कम बिजी रहेगा। मैंने वो करना शुरू कर दिया, अनुपम। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक दिन बारिश हो गई थी जिसके कारण कोई भी क्लास में नहीं पहुंच पाया था। बाकी सबके अटेंडेंस थे 300 डेज, 250 डेज। मेरे अटेंडेंस थे 364 डेज। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आई वॉज दैट पैशनेट अबाउट व्हाट आई वांटेड टू डू। मुझे फिर मैं गया, फिर लाइन में खड़े हुए। और इस बार जो है मेरे साथ में सारे जो एनएसडी के अलुमनाई थे जिन्होंने मेरे क्लासेस लिए थे, सबने कहा तेरा तो होना ही है। हाँ। फिर नहीं हुआ।
आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा था? इसका जवाब उस समय के एनएसडी के प्रोफेसर्स भी नहीं दे पा रहे थे, जिनके साथ मैं बाहर में थिएटर कर रहा था। हाँ हाँ जी, तो आई केप्ट ऑन आस्किंग देम कि मैं क्या कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। फिर मैं थिएटर बाहर में बैरी जॉन मिल गए। हाँ बैरी जॉन ने मुझे वर्कशॉप वो कर रहे थे, शाहरुख भी था, मैं भी गया वहाँ पे। वो एक हिंदी प्ले की कास्टिंग करने वाले थे, वो अमूमन इंग्लिश प्ले किया करते जी। तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया मैं। अच्छा जी। फिर आपने बैरी जॉन के साथ काफी काम किया? काफी काम। मैं फिर आप उनके इनफैक्ट यू बिकेम ए टीचर देयर। उन्होंने कहा कि आई नो अबाउट द मैडनेस दैट यू हैव अबाउट नेशनल स्कूल ड्रामा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमको ट्रेन करूंगा, मैं ट्रेनिंग के बदले तुमको 1500 रुपये दूंगा। अच्छा। और पूरे दिन जो मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ तुम उसमें मुझे असिस्ट करो। सो आई वॉज ट्रेनिंग इन एक्टिंग। तो मुझे किताबें देते थे और पूरे दिन जो बच्चों से वर्कशॉप कराते थे मुझसे कहते थे तुम कंडक्ट करो, मुझसे कहते थे तुम पार्टिसिपेट करो। मतलब एक्सटेंसिव काम किया। मैं फिर थर्ड ईयर में जाके फिर दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इस सब के बाद? हाँ। क्या बात है, मानना पड़ेगा ढीठ किस्म। By that time, by God's grace, I was one of the best actor. I was known as the one of the best actor in Delhi theatre. हाँ। तो टीचर्स वहाँ थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया मनोज, बट टेल अस व्हाई डू यू वांट टू कम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कहा बिकॉज इस तरह की ट्रेनिंग कहीं और पे मुहैया नहीं है। हाँ। और मैं चाहता हूँ 3 साल इस डिसिप्लिन में रहना जहाँ मुझे रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़े, एंड अब मैं फोकस करूँ कम्प्लीटली अपने थिएटर पे, अपने एक्टिंग पे। तो उन्होंने कहा कि सी विल नॉट टेक यू एज अ स्टूडेंट, बट विल डेफिनेटली कंसिडर इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वन ऑफ द टीचर्स। ओहो। यस। ओहो, क्या बात है, क्या कमाल की कहानियां हैं ये, हैं? वाह वाह वाह। और पिताजी का सपना आपके डॉक्टर बनने का टूट चुका था? मैंने उनको लेटर लिख दिया था। क्या लिखा? कि बचपन से मैंने आपको बताया नहीं था, मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं उस राह पर निकल पड़ा हूँ। अच्छा। तो उनका जवाब बहुत कमाल था। क्या? उनका जवाब था कि प्रिय पुत्र मनोज, जैसा तुमने अपने सपने के बारे में बताया, तो मैं बेटा तुमको ये बताऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक्टर बनना चाहते हो? अरे क्या बात है। वाह वाह वाह। मतलब रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वंडरफुल। और फिर स्कूटर चलाते हुए एक दिन आपके पास तिग्मांशु धुलिया आए। एक दिन जब मैं रिहर्सल कर रहा था तो तिग्मांशु धुलिया अपनी पुरानी सी लेमोरेटा पे आए। उसने कहा कि शेखर कपूर तुझसे मिलना चाहता है। मैंने उसकी तरफ मैंने कहा देख, इस तरह की मजाक नहीं करते हैं यार, हम लोग ऐसी बुरी स्थिति में हैं। तो कहता है कि यार सच में कह रहा हूँ, तेरे कमरे में एक फोटो किसी ने ली थी, वो फोटो वो बॉबी बेदी जो प्रोड्यूसर थे बैंडेड क्वीन के, उनके ऑफिस में रखी हुई थी। शेखर आया हुआ है, वहां पे रखी हुई फोटोग्राफ उसने देखी और उसने कहा कि मुझे इस लड़के से मिलना है। मैं चला गया मिलने और मेरी कास्टिंग बैंडेड क्वीन में हो गई। और मेरी कास्टिंग हुई थी विक्रम मल्लाह के कैरेक्टर। हाँ। जो कि बाद में निर्मल पांडे ने की थी। और जब मैंने मंडी हाउस वापस पहुंचा तो मैंने देखा कि निर्मल पांडे लंदन में अपने कुछ शोज करके वापस आ चुका है और उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़ा सुंदर था वो। तो मैंने उसको देखा तिग्मांशु धुलिया के साथ और मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि अब ये रोल मेरे हाथ से गया। और वही हुआ, वो मिला शेखर कपूर से और मुझे विक्रम मल्लाह से हटा दिया गया और मुझे कहा गया कि भाई अभी निर्मल पांडे ये रोल कर रहा है। और मैं शो कर रहा था कैलकाटा में किसी अपने दूसरे प्ले का। वहाँ पर मुझे ऑडिटोरियम के फोन आया। तो उधर से तिग्मांशु धुलिया ने मुझे कहा तू शो के बाद जल्दी से ट्रेन पकड़ के तू दिल्ली आ जा। मैंने कहा क्या हुआ? तो नसीर भाई ने मान सिंह का रोल छोड़ दिया है, शेखर ने तुझे दे दिया। वाह वाह। इस तरह से बैंडेड क्वीन हुई मेरी जिंदगी में। फिर बॉम्बे? शेखर ने डरा दिया। शेखर ने डरा दिया कि तुम सब फुकरे हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तुम लोग शादी करने के लायक नहीं हो, तुम्हारी टांग टूट जाएगी तो प्लास्टर चढ़वाने के लिए पैसे नहीं है। तो बॉम्बे आओ, जो काम अच्छा लगे वही करो, कम से कम उसके पैसे तो मिलेंगे।
तो आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन 4 months आफ्टर हिज टॉक दिस जनरेशन ऑफ एक्टर्स शिफ्टेड टू बॉम्बे। मुंबई में जो पूरे शुरुआती दिन रहे थे वो कुछ अच्छे भी नहीं गुजरे, क्योंकि थिएटर कर नहीं रहा था, बिजी नहीं था, तो इसलिए दिमाग खाली दिमाग करे तो क्या करे, कहाँ जाऊँ मैं, तो स्टूडियो घूमता रहता था। वो 93 to 97 दोज वर नॉट ग्रेट ईयर्स। मतलब दिल्ली में संघर्ष करते हुए, थिएटर करते हुए बड़ा मजा आता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। और वहाँ पे हाथ पकड़ने वाले काफी लोग होते थे, और शहर में हर इमारत आपको छोटेपन का एहसास दिलाती है। करेक्ट। हर गुजरती हुई गाड़ी आपको तुच्छ समझती है। सही बात है, सही बात है। तो ये शुरुआती दिन थोड़े से कठिन रहे थे। तो अब एक पोर्टफोलियो कराया था मैंने किसी से, वो भी कमरे में किसी ने खींचा था, तो वो 6-7 फोटो लेके जाता था, तो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कहता था कि फोटो रख दो, और हम सब लोगों को पता था कि ये इस फोटो का क्या होने वाला है। हमारे जाते ही उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता था। तो काम मांगे तो किससे मांगे, किससे बोलें कि हमने इतने साल थिएटर किया, हमारे माथे पे तो लिखा नहीं हुआ था। हम सोच रहे थे कोई एक आध काम मिले जहाँ पे हम अपने आप को साबित कर सकें। एक सीरियल में मुझे लिया गया, मुझे याद है परिल के पास शूटिंग थी, और कैमरा फेस किया मैंने, एक टेक के बाद कानाफूसी शुरू हो गई। डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन दूसरे कमरे में, फिर एक सबसे 3rd 4th असिस्टेंट को मेरे पास भेजा गया ये बोलने के लिए कि भैया कपड़े उतार दो, आपका काम पसंद नहीं आ रहा है। फिर मुझे भेज दिया गया, मगर आप भी लगे रहे, क्या करें, कोई और ऑप्शन नहीं था। और फिर उसके बाद आपने एक सीरियल किया जिसका नाम था स्वाभिमान। जी, भट्ट साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपने सोफे से उठ के खड़ा होके मेरा एक एपिसोड देखने के बाद 10 लोगों के सामने कहा कि ये आदमी जो है ये बहुत बड़ा एक्टर है, और उन्होंने उसी समय कहा ये शहर छोड़ के नहीं जाना, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मुझे कि तुम हताश हो रहे हो, ये शहर छोड़ के मत जाना, ये शहर तुमको बहुत कुछ देगा। वाह, वाह। 10 एपिसोड करने वाले थे आप स्वाभिमान के, आपने 250 से ऊपर एपिसोड किए। 10 एपिसोड की शूटिंग कर दी मैंने। 1,500 रुपया पर एपिसोड था, तो उसके हिसाब से मुझे पैसे धीरे धीरे मिल रहे थे, जब मैं खुश था। एंड 20,000-25,000 रुपये महीने के मुझे हो जाते थे। और उसके बाद मैंने हॉलीडे इन में जाना शुरू किया। अच्छा। हिम्मत। अच्छा। वो मूछ वाला एक दरबार हुआ करता था। वो अब मैं उसको बिना किसी डिस्कम्फर्ट के क्रॉस कर जाया करता था। अच्छा, उससे पहले डर लगता था। उसके पहले डर लगता था। किसी भी ऑटो को आप रोक सकते थे, ये रुको, हम इसको बताते भी नहीं थे कहाँ तक जाना है। पहले कभी अगर ऑटो लिया भी था तो पता होता था कि 5 रुपए है, यहाँ जाके उतर जाऊंगा। करेक्ट, उतने ही पैसे हैं। ये है कि पॉकेट की तरफ देखना थोड़ा बंद किया हमने। और फिर 1998 में एक फिल्म आई जिसने आपकी किस्मत को पूरा पिटारा बदल दिया, एंड दैट वाज सत्या। सत्या। Wherever he is, if he is watching this program, Ram Gopal Verma, I mean, I will always be indebted to him, always. मैं गया था दौड़ में, परेश रावल के हेंचमैन का रोल था, और मुझे बताया गया था कि इसके 35,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा यार कर लूँगा यार, अब इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया है? रामू ने मुझसे पूछा। मैंने कहा सर बैंडिट क्वीन किया था। कहते आई हैव सीन बैंडिट क्वीन, व्हिच रोल यू हैव डन? मैंने कहा सर मान सिंह। एंड ही गॉट अप फ्रॉम हिज चेयर, ही सेड कि डोंट टेल मी दैट, आई हैव सीन दैट फिल्म मोर देन 5 times, you don't look like Man Singh. Yes sir, I have changed myself for the role. Don't do this film, I'm going to make a film with you, you know, I'll cancel everything, I'm going to make a film with you right now, I'm going to announce it. वाह। तो मैंने कहा सर प्लीज ये रोल करने दीजिए मुझे। पता नहीं दूसरी बने या नहीं बने। तो मैंने दौड़ का भी रोल किया, और साथ साथ सत्या भी उसके बाद जो हुई वो भी की मैंने। दोस्तों, मेरी आज की दूसरी मित्र एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। इनकी सोच में गहराई है जो इनकी अदाकारी में झलकती है। इनकी कला की तीव्रता प्रमाण है इनकी अतुलनीय प्रतिभा का। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द एवर ग्रेशियस नेशनल अवार्ड विनर तब्बू।
That's it, तब्बू। तब्बू जी। आपका पूरा नाम मुझे पता लगा है, तबस्सुम फातिमा हाशमी। बोलते बोलते एक शिफ्ट निकल जाती है। तब्बू क्यों सोचा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तबस्सुम हाशमी। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, ये मेरा पेट नेम है। मुझे घर में तब्बू बुलाते हैं, तो देव साहब को लगा कि बहुत अनयूजुअल और क्वर्की नाम होगा, और यही रखो। तो मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आया, तो अच्छा ठीक है यही रखते हैं। तो फिर वो रह ही गया। बहुत अच्छा, खूबसूरत। मेरी साइज के लिए छोटा है शायद। तो तबस्सुम जी आपने थिएटर तो नहीं किया? नहीं किया। डर लगता है थिएटर से, तो मतलब ये स्टेज इतना ही, मतलब मैक्सिमम स्टेज जो मैंने किया है वो ये स्टेज किया है। बाय द वे, इत्तेफाकन हमारी आपकी पहली फिल्म में मैं था। यस। और फिल्म का नाम था हम नौजवान, देव साहब की फिल्म थी। जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, जब ये चाइल्ड मुझे आर्टिस्ट, तब से देखा है। तब से मैंने देखा है, और जज्बात वो नहीं रहे। तो फिल्मों का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि आप यू आर रिलेटेड टू शबाना जी एंड थिंग्स लाइक दैट? एक्चुअली इंटरेस्ट कभी नहीं था। नहीं था। शबाना आंटी को, और एक्चुअली मेरे मम्मी के ब्रदर सिनेमाटोग्राफर ईशान आर्या बॉम्बे में रहते थे, तो उनसे मिलने हम हर साल आते थे। समर हॉलीडेज का हमारा डेस्टिनेशन बॉम्बे था। नवीन निश्चल जी के बच्ची की बर्थडे थी, वहाँ सुषमा आंटी आई थी, गोल्डी अंकल की वाइफ, उन्होंने मुझे देखा। जी, विजयान, वो मम्मी की फ्रेंड थी। उन्होंने कहा देव इज लुकिंग फॉर अ गर्ल टू प्ले द डॉटर। तो ऐसे ही मतलब इतना कैजुअली हर चीज हो गई। आपने हम नौजवान की शूटिंग के प्रोसेस को या उस दौर को पसंद किया था, और यू डिड नॉट एंजॉय द? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। आई नो, बहुत। हाँ, मुझे याद है। और देव साहब मुझे पिकअप करते थे। हाँ। शबाना आंटी के घर पे मैं रहती थी, तो ही यूज्ड टू पिक मी अप, और शूटिंग भी स्कूल यूनिफॉर्म में हुई थी, तो Correct. मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ। हाँ। और मेरे स्कूल वाले हैदराबाद में दे वर वेरी अपसेट। मम्मी को बुला के उन्होंने कहा कि देखिए आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बच्ची को एक्टिंग करवानी है या फिल्मों में रखना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी। आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय स्टडीज एट ऑल। मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है मेरे आसपास ना, ये करो ओके एक्शन ऐसे होता है, करके निकल गई। और फिर देन आई नेवर वांटेड टू डू इट अगेन, क्योंकि मैं बहुत शाय लड़की थी, मुझे तो मतलब बात करना भी इतना, आई वाज नॉट वेरी गुड। अभी भी कुछ वैसा ही सोशल स्किल्स काफी अभी भी इनको वो चैलेंज जो सोशली चैलेंज्ड। मगर तेलुगु फिल्मों की ऑफर आती रही आपको? कूली नंबर 1 का जो तेलुगु वर्जन था, उसमें आपको ऑफर आई? वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जब प्रेम में डिले चल रही थी, हाँ, तो रामानायडू जी ने आके बोनी से कहा कि उसको ये तेलुगु फिल्म करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी फिल्म को। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। हैदराबाद में भी शूटिंग थी, तो अच्छा, वो अच्छा लगा आपको एक्सपीरियंस, बिकॉज आप हैदराबाद में थी, घर के पास थी। सारे रिश्तेदार आ जाते थे, फिर शाम में घर चले जाती थी। आप लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी हैं, मैंने सुना। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं? हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, थोड़ी बहुत तमिल बोल लेती हूँ, और अंग्रेजी ऑफ कोर्स। अंग्रेजी। तो 5-6 वाह हो ही मनोज, गई। आपको तो इतनी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। भोजपुरी जानता हूँ। मैंने सुना आप नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हिंदी फिल्मों के लिए? शेखर अंकल मैं बुलाती थी, अब तो उन्होंने मना कर दिया मुझे शेखर अंकल नहीं बुलाना। शेखर कपूर, हाउ स्ट्रेंज, आप दोनों की कुंडली में शेखर कपूर। या काफी एग्जैक्टली, हमने मॉरिशस में काफी बातें की हैं हमारे इस कॉमन कनेक्शन के बारे में। तो ही वाज कास्टिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड दुश्मनी, मोरानीस की फिल्म आप थी। भूल गई, मैंने उसमें आपके भाई का रोल किया था। वो फिल्म तो फिर बनी ही नहीं। हाँ, और यही हेयर स्टाइल था मेरा उसमें। तो शेखर के साथ वो पिक्चर नहीं हो पाई, दुश्मनी नहीं हो पाई। फिर उसने मुझे देख के कहा कि मैं प्रेम बना रहा हूँ, अब तुमको मैं प्रेम में कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने तब कहा नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि ये सिर्फ तुम एक फिल्म कर लो, फिर तुम पढ़ाई कर लेना, आई विल पे फॉर योर स्टडीज, लेकिन डू दिस वन फिल्म बिकॉज यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल।
तो फिर मैं बातों में आ गई और मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, एक फिल्म की बात है। और मैंने मतलब सचमुच समझा था कि उस एक फिल्म के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी और फिर मेरी एक सिंपल सी लाइफ होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर की टाइप की लाइफ होने वाली है, जो नहीं हुआ। फिर वो डिले होती गई, फिर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला और फिर मैं इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करने लगी। बट यू लव्ड डूइंग मकबूल। Yeah. उधर आपने अपना यू फेल्ट कंफर्टेबल। मकबूल के कैरेक्टर इट रियली कॉल्ड आउट टू मी। मैं उसको ना करूं ये हो ही नहीं सकता था, you know? आपको पता है कि मनोज वाजपेयी ने बहुत कोशिश की थी मकबूल का हिस्सा बनने की और बहुत धक्के खाए थे इन्होंने विशाल भारद्वाजी के यहाँ। ऐसे मत बोलिए। बिल्कुल। मैंने विशाल को कहा था एंड में, यार तू चाहेगा ना, हाँ। तो जैसे मंदिर में रेंग के जाते हैं ना मन्नत मांगते हुए, हैं मन्नत पूरी करने के लिए ऐसे करके, मैं कसम से कहता हूँ मैं अभी आ जाऊंगा। अच्छा। अभी आ जाऊंगा, तू मुझे रोल दे दे। तो वो उसके दिमाग में ये था कि मैंने सत्या बहुत बड़ी हिट थी और वो इतनी बड़ी कल्ट हो चुकी थी, तो ही वांटेड स्पेशली योर कैरेक्टर, भिक्कू मात्रे इसके कारण जो है सत्या से फायदा मुझे आज तक हो रहा है, लेकिन उससे नुकसान भी कुछ हुए हैं, तो जिसमें से मकबूल भी है। आई वाज समवेयर वेरी सैड कि यार इसने मुझे, विशाल ने मुझे रोल नहीं दिया। आपने माचिस की, यू फाउंड अगेन अ कैरेक्टर एंड देन केम एन अनयूजुअल फिल्म कॉल्ड चांदनी बार। उसकी कास्टिंग कैसे हुई थी? एक्चुअली आर मोहन मेरे पास आया एक दिन और कहा कि एक लड़का है, मधुर भंडारकर उसका नाम है, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी है, तुम्हारा सोच के लिखा है, तो एक बार बस पढ़ लो। तो फिर मैंने पढ़ी वो स्क्रिप्ट, मैं आधी पढ़ी और बहुत डिस्टर्बिंग थी। एक तो ये बार कल्चर और ये सब बहुत नया था मेरे लिए, ये अंडरबेली मुंबई की, तो मैं बड़ी शॉक हो गई कि ऐसा होता है, ऐसी भी चीज़ें होती है, ऐसी भी ज़िंदगी होती है। और मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग और पावरफुल फिल्म बन सकती है। तो फिर वो ले आए मधुर को मेरे पास और मुझे याद है कि स्क्रिप्ट के कवर पे ना मधुर ने मेरी तस्वीर भी चिपकाई थी। अच्छा। I still have that with me. Are you a happy person or are you a very happy person? I want to be happy, but हमेशा happy रहना तो humanly possible नहीं है। मेरी जद्दोजहद वही है कि contentment feel करूं और हर moment में actually उसी intensity से जी पाऊं। मनोज, आप लास्ट टाइम कब रोए थे? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? जी। वो रोना आया था मुझे करीब 6 साल के बाद। अच्छा। ऐसे ही किसी ने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मुझे बहुत रोना आया और मैं अलग कमरे में जा करके बहुत रोया और मैंने अपने आप को रोने दिया। मुझे ये एहसास था कि मैं 6 साल से रोया नहीं, तो मैं जी भर के रोया। मैं 6 साल से अगर आप रोए नहीं है तो फिर आप ह्यूमन नहीं है। कहीं ना कहीं आपको जो है फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई वॉज क्वाइट अवेयर ऑफ इट, सो आई वांटेड टू क्राई एज मच एज पॉसिबल। ये बड़ी बेवकूफाना फीलिंग है कि इन मर्द जो है वो रोते नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो अगर किसी खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हो तो सोचते हैं कि रोना कैसे आ जाए ताकि मैं उसके कंधे पर सिर रख सकूं। Nobody loves me. My wife doesn't understand me. My wife doesn't understand me or nobody loves me. ये मुझे आपसे एक सवाल पूछना, सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा। कि आप इतने साल से, मैं जब से, आप याद है मुझे, पता नहीं, आई थिंक 30 इयर्स हो गए होंगे, आप ऐसे ही कैसे लगते हो इतने साल से? हाउ डू यू लुक द सेम? I've decided to be happy. बहुत साल पहले इस इंडस्ट्री में आके मुझे इस बात का एहसास हो गया कि अगर मैं अपनी खुशी दूसरों पर छोड़ दूंगा तो उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दुखी रहूं। आम जिंदगी में ऐसी कौन सी शख्सियत है आपकी जिंदगी में जो आपकी स्थिरता का, आपके स्ट्रेंथ का एक बहुत बड़ा स्रोत है? मेरी माँ। अच्छा। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिश्ता है। वो मुझे हमेशा ये कहती है कि जब तक तुम किसी चीज़ को
महसूस करके नहीं करोगी तुम उसे एंजॉय नहीं करोगी. That's fantastic. I think she knows me very well. Wonderful, wonderful. मनोज, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी हस्ती है, शख्सियत है, रिश्ता है जो जिसने आपको हमेशा बांध के रखा है? मेरे फादर. हाँ, मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ. मेरे जीवन में बहुत सारे लोगों का हाथ रहा है मुझे बनाने में, मुझे सिखाने में. लेकिन एक क्वाइटली एक आदमी जो है आपको सपोर्ट किए जा रहा है, कभी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. तो आई थिंक दैट मेंट अ लॉट फॉर मी. He never put a pressure on me, never. उनकी कोई एक सीख जो आपने उनसे सीखा? मेरी माँ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी. जो सत्या के बाद जो है बड़ा हंगामा हो रहा था और सारे अवार्ड फंक्शंस में मैं नॉमिनेटेड था एंड मिल भी रहे थे सारे. तो मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप अवार्ड फंक्शन में आए. तो जब आए थे तो किसी बात पे मेरी माँ ने एक बात कही थी कि मनोज, जिसको सफलता नहीं मिली है ना उसको बेवकूफ़ नहीं समझना. वाह. यू नो. और वो भोजपुरी में ऐसे ही बोल गई. क्या हाउ इज इट सेड इट इन भोजपुरी? बताइए ना. बताइए ना. मनोज, एगो बात याद रखियो कि जेकरा तू सब नइखे मिलल जौन तरह मिलल बनू वो गधा ना होवे. क्या बात है. You both have achieved so much and now Manoj you are on a new path. आपने डिसाइड किया अब आप एक फिल्म प्रोड्यूस करेंगे. जी. उसमें आपने मुझे तो लिया नहीं है. मेरे रोल में आपने अन्नू कपूर जी को ले लिया. टेल अस समथिंग अबाउट दैट फिल्म. वो नीरज पांडे ने मुझे कहा कि आप ये स्क्रिप्ट सुनिए, बहुत अच्छी लगेगी आपको. तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी, पढ़ी भी उसको, मुझे बहुत अच्छी लगी. तो मैंने कहा ये रोल कौन करेगा यार, ये तो रोल मुझे बहुत कम लोग हैं जो ये निभा पाएंगे. तो उन्होंने कहा कि आपकी दोस्त से हम बात कर रहे हैं. और वो जानते थे कि तब्बू और मैं बहुत ही गहरे मित्र हैं. फिर हमारी उनकी भी बातचीत हुई इस बारे में. फिर नीरज ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हमारे साथ जुड़ जाओ. मैंने कहा जुड़ा हुआ तो हूँ, पर नहीं, आप को प्रोड्यूसर हो जाओ इसमें. तो मैं उनके साथ जुड़ गया और नीरज पांडे और उनके पार्टनर शीतल दोनों भाग गए. उन्होंने कहा अब ये आप प्रोड्यूस करेंगे. हाँ, आप प्रोड्यूस करेंगे, आप ही रहिए सेट पे, आप ही संभालिए. आप हैं तो फिर हमको क्या दिक्कत है, हम बेबी के लिए जा रहे हैं, हम हमारा लोकेशन है, फिर उसका शूटिंग है. एंड आई वाज कंप्लीटली लेफ्ट अलोन. दूसरी फिल्म में बनाएंगे अब इंशाल्लाह. उसमें फिर रिपीट करेंगे एक्टर्स को, दूसरे एक्टर्स को भी. हमारे शो का एक सेक्शन है जिसमें हम हमारे मेहमानों से पूछते हैं कि ऐसा कोई किस्सा आपकी लाइफ का जिसको देखकर या जिसको महसूस कर कर आप ये कह सकते हैं कि अगर यार मेरे साथ ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है. आप मनोज? मैं चला गया क्योंकि बाकी जगह पे जाता था एक हफ्ते पहले तक, तो कुछ ऐसा कुछ तो होता नहीं था. मुझे लगा कि ऐसे ही बुला रहे हैं, 2-3 और एक्टर चले गए साथ में. एंड अनुपम, पब्लिक को पता चला भिकू मात्रे आया हुआ है. The entire theater came out. वाह. And जो वॉचमैन थे और जो गेटकीपर थे हॉल के, उन लोगों को मैं रेस्क्यू के लिए आना पड़ा. मुझे एग्जैक्टली ऐसे गोदी में टांग करके मुझे निकाल के भीड़ से लेके जाना पड़ा. Then I said कि yes, I mean if this can happen to me, this can happen to anybody. वाह, कुछ भी हो सकता है. आपका कोई ऐसा किस्सा? आई थिंक मेरा सारा करियर और ये बात के मतलब मेरी फैमिली में बोलते थे कि तो बात भी नहीं करती है, इतनी लंबी है, क्या है, यू नो, सिर्फ पढ़ाई करती रहती है. तो फॉर समबडी लाइक दैट टू बिकम दिस, आई थिंक तो कुछ भी हो सकता है. वाह वाह वाह. मेरे पास ये बोल है जी. इनमें से आप एक नाम निकालिए और हम उस शख्सियत को आपके साथ आकर बैठने का, आपसे 2 बातें करने का मौका देंगे. सो तब्बू, आई विल आस्क यू टू. अर्पित. वंडरफुल. अर्पित, कम. हेलो. बैठिए. अर्पित जी, क्या करते हो अर्पित आप? आई एम एन एस्पायरिंग एक्टर. अच्छा, कोई डायलॉग याद है?
सर का एक डायलॉग मेरे को याद है राजनीति का। क्या बात है, सुनाइए। करारा जवाब मिलेगा। अगर ये डायलॉग कॉमेडी में बोलना हो तो कैसे बोलोगे? शायद मैंने जो बोला वो कॉमेडी थी एक्चुअली। जैसे जैसे लाइन बोलता हूँ बोलते जाओ। हाँ, चलो वहां देख। बौखला गए हैं वो, बौखला गए हैं वो, बदहवासी छाई है, बदहवासी छाई है, सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे राष्ट्रवादी की ताकत तोड़ें। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे राष्ट्रवादी की ताकत तोड़ें। मगर भाइयों, मगर भाइयों, राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि इन हादसों से हिल जाए। राष्ट्रवादी की जड़ें इतनी कमजोर नहीं हैं कि इन हादसों से हिल जाएं। आसमान में थूकने वालों को नहीं पता आसमान में थूकने वालों को नहीं पता कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। कि पलट के थूक उन्हीं के ऊपर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा। क्या बात है। अब आपको यही नहीं, मनोज और तब्बू की तरफ से इनकी पसंदीदा चीजें एज ए गिफ्ट दी जाएगी। आइए जी। फैंटास्टिक। वाह वाह वाह, क्या बात, ये रखो। इसमें इतनी सारी राजनीति भी है। अच्छा, तो आप दूसरे हाथ में रख लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो we'll take a selfie with him. आजा बेटा, बीच में आ जा। चलिए, thank you so much. Thank you, all the best. Thank you, sir. God bless you. So thank you very much for this amazing sharing of your slice of your life. हमने आपके लिए, दोनों के लिए कुछ लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे पास यहाँ आएं और ताकि मैं आपके सामने ये पढ़कर सुना सकूं। हिंदुस्तानी सिनेमा जगत के असामान्य रत्न तब्बू और मनोज, आपको हमारा प्रणाम। आप एक अद्भुत कलाकार हैं जिनकी अदाकारी का अपना ही एक अंदाज है। तौर तरीकों से जकड़ी इस दुनिया में आपने अपनी एक अनोखी पहचान बनाई। आपका प्रभावशाली अभिनय हमारे लिए एक प्रेरणा है। आप इसी प्रकार अपने हुनर से हमें आनंद प्रदान करते रहिए, यही हमारी अपेक्षा है। अनुपम खेर। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, यहां खत्म होता है हमारा एक और एपिसोड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मेरे एक नए मित्र के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और याद रखिए कि जीवन में हार और जीत से ज्यादा जरूरी है खेलना, और खेलने वाले हर इंसान को जीतने का मौका मिल सकता है, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है।